नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज के मुद्दे में हम बात करने वाले हैं अम्फन तूफान की। जी हां, अम्फन तूफान के चलते उड़ीसा और बंगाल बेहाल हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि अम्फन तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है और अब जो तस्वीरें आई हैं वो इसी बात की तस्दीक करती हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फन कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा गया, जिससे कई इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक स्कूल की है और देखिए स्कूल के ऊपर टीन की जो छत है वो किस तरह से कागज की तरह उड़ गई क्योंकि हवा इतनी तेज थी। 15 लोगों की मौत हुई है जैसा कि हमने आपको बताया, जबकि सामान और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश होने का अनुमान है, जबकि तटीय इलाकों में आज भी तेज लहरों की वजह से नुकसान की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नुकसान से उबरने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। सीएम ममता बनर्जी ने 2 राज्यों उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा नुकसान होने का दावा किया है। उधर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी नुकसान हुआ है, जबकि प्रशासन ने तूफान की वजह से करीब 6.5 लाख लोगों को विस्थापित किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अम्फन तूफान के कहर की एक जो तस्वीर है वो सामने आई है। इसमें एक स्कूल की टीन की पूरी छत उड़ती दिखाई पड़ी। हवा इतनी तेज थी कि उसने टीन की छत को एक तरफ से उड़ा दिया और देखते ही देखते पूरी की पूरी टीन की छत कागज की तरह उड़ गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें, और सोचिए जरा कि अम्फन तूफान के कहर के चलते हवा कितनी तेज रही होगी। ये टीन की एक पूरी छत बिल्कुल कागज की तरह, ताश के पत्ते की तरह उड़ गई। तो स्कूल की ये इमारत है, 3 मंजिला इमारत, और इस पर टीन की ये छत, और आपने देखा किस तरह से तेज हवाओं के चलते कुछ वक्त तक ये छत लहराती रहती है और उसके बाद बिल्कुल कागज की तरह एक तरफ गिर जाती है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अम्फन तूफान से हुई तबाही का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो बंगाल के एक हाईवे का है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाईवे पर कई बड़े ट्रक और कंटेनर गिरे नजर आए। तो तस्वीरें आपके सामने, ये पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने जारी किया ये वीडियो, और इस वीडियो में देखिए हाईवे के रोड और किस तरह से बड़े ट्रक, कई किलो के वजन वाले ये ट्रक अम्फन तूफान के कहर के चलते बिल्कुल गिरे हुए नजर आए। तो एक तरफ अम्फन तूफान से कई ट्रक पलट गए और दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरह से एक स्कूल की टीन की छत ताश के पत्ते की तरह हवा में उड़ गई। बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फन तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई और कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा। कोलकाता में तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई मकानों की छतें टूट गईं, जिसकी वजह से घरों में बारिश का पानी भर गया। लोग अपना जरूरी सामान संभालते नजर आए। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इसकी वजह से बिजली के कई खंभे भी टूट गए। वहीं बड़े पेड़ गिरने की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी खासा नुकसान हुआ और कई सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। तूफान के दौरान इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चली कि सड़क किनारे और कुछ इमारतों पर लगी कई होर्डिंग्स भी टूट गईं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से अम्फन तूफान के चलते बड़े पेड़ गिर गए और रास्ते में जितनी भी गाड़ियां थी, जो भी बसेस थी, उनको काफी नुकसान हुआ है। कई घरों की छतें टूट गई और इस वजह से घरों के भीतर पानी घुस गया। इस बीच ओडिशा के भद्रक में भी अम्फन तूफान ने जमकर कहर मचाया। वहां तूफान की वजह से बड़े पेड़ गिर गए। एक बड़ा पेड़ गिरने से एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया। तूफान गुजरने के बाद राहत बचाव में लगी टीम ने पेड़ को काटकर वहां से हटाने का काम शुरू किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा के भद्रक की, और एक पेड़ जो कि टूटकर एक मकान पर गिरकर मकान को खत्म कर गया, उस पेड़ को काटकर हटाने की कोशिश करते हुए बचाव दल के लोग।
हम आपको अम्फन से हुए नुकसान की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर कोलकाता की है। यहाँ पेड़ गिरे, मकानों को नुकसान हुआ, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जबकि उड़ीसा के जगत सिंहपुर और भद्रक में एक मकान को नुकसान पहुंचा। इसके बाद बचाव का काम किया गया, जबकि भद्रक में सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिन्हें काटकर हटाने का काम किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने कोलकाता, जगत सिंहपुर और भद्रक की। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, इन पेड़ों को काटकर हटाने का काम किया गया। जगत सिंहपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी के घर पर पूरा का पूरा पेड़ गिर गया। और अगले दिन यानी आज इन तमाम चीजों को क्लियर करके राहत और बचाव का काम जारी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अम्फन से बेहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर के चल रहे हैं। हमारी संवाददाता आशिका वहां से जुड़ गई हैं। आशिका, ये बताइए कि आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और आपके आसपास किस तरह का मंजर आप देख रही हैं? दक्षिण कोलकाता में हूं मैं। आज भी बारिश की संभावना आज भी बनी है। जो बर्बादी हुई है दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में, इसका आकलन अभी पूरी तरह नहीं लगाया जा सका है। नेहा, आज दिन में बैठक होगी, मुख्यमंत्री एक टास्क फोर्स बनाएंगी जो कि ये जो जान माल का नुकसान है उसके बारे में जानकारी वो टास्क फोर्स खुद लेगी। 12 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ कोलकाता भर में 300 से ज़्यादा पेड़ कल गिरे हैं। इसके अलावा बिजली के कई खंभे, बिजली की तारें टूटी हैं। यही हाल जिलों का रहा है, खास तौर पर दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। कच्चे मकान सभी लगभग ढह गए हैं। कई मकान जो किनारे पर थे, तटीय इलाकों पर थे, वो भी ढह गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रॉलर्स जो हैं वो भी पलट गए हैं। नुकसान का आंकड़ा अभी पूरी तरह नहीं लगाया जा सका है हालांकि। ठीक है आशिका, आप बता रही हैं कि अभी खतरा जो है वो टला नहीं है। मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से सुजय पाल भी मौजूद हैं। सुजय, ये बताइए कि पार्क स्ट्रीट का किस तरह का हाल है? देखिए, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में का क्या है, मैं अपनी कैमरा पर्सन सुब्रतो जानो बोलूँगा कि ये दिखाने के लिए कि मैं अभी खड़ा हूँ पार्क स्ट्रीट और शेक्सपियर कॉलोनी के बीच में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा पेड़ रास्तों में गिरा हुआ है और रास्ता भी पूरा पानी से भरा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि अभी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सिर्फ एक नहीं, आप जिधर भी देखेंगे सभी जगह पे पेड़ आपको गिर कर देखने मिलेगा। और ये देखिए, पेड़ के पास ही एक जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है वो भी यहाँ पर गिर चुका है। और ऐसी जो छवि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोलकाता की साउथ कोलकाता नहीं, नॉर्थ कोलकाता और पूरे कोलकाता के हर एक जगह में ऐसी देख रहे हैं। और बहुत सारा पेड़ गिर गया है, क्योंकि अभी तक केएमसी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोगों को जितना जानकारी मिला है कि 300 से ज़्यादा पेड़ गिर चुका है। और बहुत सारा जो डेंजर जो घर है, बहुत सारा घर भी गिरा हुआ है। अभी कोलकाता में कितने लोगों का मौत हुआ है और कितने घायल है, वो अभी तक केएमसी की तरफ से ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला है, क्योंकि अभी केएमसी का जो लोग है अभी वो यहाँ पर जो पेड़ गिरा हुआ है इसको हटाने की काम कर रहा है। और जिधर भी देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो घर है, घर का जो एक साइड था वो भी गिर के बाहर आया। और रास्ते में जो पेड़ गिरा है ना, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पेड़ से तार लगा हुआ है और ये जो पेड़ गिरा है वो तार को लेके ही गिरा है। लेकिन अभी तक जो इस इलाके में अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तो ये अभी इससे कुछ हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो तार है इसके गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी जगह में इलेक्ट्रिक्यूशन का भी खबर आ चुका है। कोलकाता में जो तिलजला एरिया है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक्यूटेड हुआ है, ऐसा जानकारी मिला है। और भी बहुत सारी जगह में बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हुआ है। और सभी का जो कारण है
ज्यादा से ज्यादा पेड़ गिरने के लिए ही ऐसा हुआ है। जी नेहा। जी बिल्कुल सुजय, काफी ज्यादा डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप दोनों मेरे साथ रहिए। इस बीच कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में अम्फन तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा। बेलियाघाटा में बिजली की लाइन पर पेड़ गिरने की वजह से आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां हो रही स्पार्किंग की वजह से लोग दहशत में आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से काफी देर तक वहां आतिशबाजी जैसा नजारा दिखाई दिया। तो बेलियाघाटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद ऐसा लग रहा है मान लो खिड़की से लोग आतिशबाजी कर रहे हो, पर ऐसा है नहीं। अम्फन तूफान की वजह से जो तेज हवाएं चली उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। इस बीच कोलकाता में तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों के घर मानो पूरी तरह तबाह हो गए। एक घर का सामान तूफान की वजह से पूरी तरह बिखरा दिखाई दिया। वहां तूफान और तेज बारिश की वजह से घर के अंदर पानी ही पानी दिखाई पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दीवारों के बीच से जहां से भी जगह मिली पानी लोगों के घरों के भीतर घुस गया। हम आपको कोलकाता में हुए नुकसान की अब 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों में सामान बिखर गया, घरों में पानी भर गया, जबकि घर का सामान भी टूट गया। सड़कों पर पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, इमारतों को नुकसान पहुंचा, उधर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एक बस पर पेड़ गिरने से वो बुरी तरह टूट गई, जबकि एक महंगी गाड़ी पर भी पेड़ गिर गया। इससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ उड़ीसा से सुबह लक्ष्मी भी हैं। सुबह लक्ष्मी, मैं जरा उड़ीसा के भी हालात आपसे जानना चाहूंगी। कल जिस तरह से अम्फन तूफान आया उसके बाद आप ये बताइए, आप उड़ीसा में कहाँ हैं और अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें हमें दिखा सकती हैं? देखिए अभी तो हम लोग भुवनेश्वर में है, लेकिन ये जो तूफान के बारे में बात कर रहे हैं ये अभी देखा जाए नॉर्थ ओडिशा में ज़्यादातर इसका प्रभाव रहा है। नॉर्थ ओडिशा के 4 जिले जो है बालेश्वर, भद्रक है, मयूरभंज और जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, ये सब जिले में ज़्यादातर प्रभावित हुआ है। तूफान का प्रभाव इस जिले में देखने के लिए मिला है। बहुत एरिया में अगर देखा जाए पेड़ गिर पड़ा है और इलेक्ट्रिक पोल आप देख सकते हैं, या फिर जो घर बहुत मतलब डैमेज हुआ है। तो जिस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट का जो जिस तरह से पहले से ही था कि जीरो कैजुअलिटी को फोकस किया गया था, तो उसी हिसाब से ये पूरा तूफान का मुकाबला किया हुआ है। अगर देखा जाए कल के लिए जो तूफान जब लैंडफॉल होने से पहले जिस तरह से प्रभाव था उड़ीसा में, कोस्टल उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में, उसी हिसाब से अगर देखा जाए ज़्यादातर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को शेल्टर हाउस में इवैक्यूएट किया गया था। तो 3000 से ज़्यादा शेल्टर हाउस में रखा गया था उन लोगों को। अगर देखा जाए जो बालेश्वर जिला जो है, जो कि वेस्ट बंगाल के पास है, तो उसी जिला में ज़्यादातर प्रभावित हुआ है। उसी जिला इलेक्ट्रिक पोल के बारे में अगर किया जाए तो ज़्यादातर बहुत एरिया में डैमेज हुआ है। और टेलीफोन के बारे में बात किया जाए तो 90% टेलीफोन कम्युनिकेशन अभी सेफ है, लेकिन 10% प्रभावित हुआ है। तो उसे अभी जो है मेजर चैलेंज अगर देखा जाए गवर्नमेंट के पास, तो पोस्ट साइक्लोन जो रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन को ज़्यादा फोकस किया गया है। SRC जो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर जो जिस जिले क्षतिग्रस्त मतलब प्रभावित हुआ है, उस जिले के जो कलेक्टर है, कलेक्टर को ऑर्डर दिया गया है कि 48 आवर में फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट देने के लिए क्या कौन सी एरिया में कितना ज्यादा। लक्ष्मी, जिस तरह से अब प्रशासन आगे की व्यवस्था कर रहा है उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। और जगतसिंहपुर और भद्रक की बात जो है वो हमारी संवाददाता सुबह लक्ष्मी भी कर रही थी। किस तरह से कोलकाता से लेकर के उड़ीसा तक इस तूफान का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। आशिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दक्षिण कोलकाता से आप हमारे साथ हैं। जो बात जैसे सुबह लक्ष्मी ने बताया कम्युनिकेशन लाइंस की, अगर हम कोलकाता की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज इस तूफान का पश्चिम बंगाल में हुआ है, ऐसे में कम्युनिकेशन लाइंस पर किस तरह का असर पड़ा है, कुछ जानकारी मिल रही है? कम्युनिकेशन लाइन की बात करें तो भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पर बिजली की तारों के साथ ही ये जो टेलीफोन की तारें हैं, जो अगर भी जो सरकारी लाइन
करें, लंच की बात करें, मोबाइल की बात करें, मेरा खुद फोन कल शाम 7 बजे के बाद से नहीं चल रहा था और आज सुबह ही नेटवर्क जो है वो मिला है। अब भी काफी धीमी गति है इंटरनेट की और रह रहकर जो है कनेक्शन भी चला जा रहा है। तूफान ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था नेहा। हर साल ही लगभग कोलकाता किसी न किसी साइक्लोन का सामना करता है, लेकिन ऐसी रफ्तार हवाओं की पहले शायद ही कभी देखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। और सुजय, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सुजय, उनमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां जो हैं, जो सड़कों पे खड़ी हुई थी, शायद उनको रखने की कोई और जगह नहीं होगी, वहां पे भी पेड़ गिरे हुए हैं। और सुजय, एक तस्वीर और कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तूफान के दौरान तो किस तरह से आतिशबाजी नजर आ रही है तस्वीरों में। ऐसा लग रहा है लोग घरों में आतिशबाजी कर रहे हैं, यानी मंजर काफी खतरनाक रहा सुजय। जी बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक था। कल करीब 2:30 बजे के बाद जो ये तूफान आया, तब से कोलकाता की स्थिति बहुत खराब हो चुका है। और कल रात को जो हम लोग ने जो देखा था, उससे भी बहुत खराब स्थिति आज सुबह में दिख रहा है। क्योंकि जिधर भी हम देख रहे हैं, किसी जगह पे पेड़ गिरा हुआ है, किसी जगह पे घर गिरा हुआ है, और पूरी रास्ता को साउथ कोलकाता की जो रास्ता है, पार्क स्ट्रीट है, शेक्सपियर सरोनी है, और भी बहुत सारे रास्ते पूरी तरह से पानी में चला गया है। और सामने ही ईद आ रहा है, यहाँ पर जो लोग रहता है, यहाँ पर से ये लोग बाहर नहीं जा पा रहा है, इस टाइप का प्रॉब्लम चला है। और अभी यहाँ पर कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की तरफ सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है, ये है कि जितना जल्दी हो सके इस पेड़ को रास्ते से हटाना है। क्योंकि ये सभी पेड़ बहुत सी जो बड़ी रास्ता है, जैसे कि पार्क स्ट्रीट है, शियालदा है, धर्मतला जो है, पूरी जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया है। प्रभावित इलाके में है, पार्क स्ट्रीट में है, तो सुजय जरा अपने आसपास अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैमरा घुमाएं और कुछ तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन सुब्रतो जाना को बुलाऊंगी कि ये देखिए कि आप यहाँ के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इन लोगों को पानी से आना पड़ रहा है यहाँ पर। क्योंकि जितना बारिश हुआ है, एक साइक्लोन जब चल रहा था उसके उसी टाइम बहुत जोर से बारिश भी आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर पूरी जगह पे पानी पूरा भर चुका है। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा खराब हो चुका है। और आप कुछ पहले जो बोल रहे थे कि मोबाइल नेटवर्क, हाँ, कोलकाता के बहुत सारे एरिया से ये खबर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये लोग मेनली इनकमिंग और आउटगोइंग का प्रॉब्लम है, और इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। पूरी कलकत्ता अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद है। क्योंकि आप सामने जो आप छवि देख रहे हैं, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये है एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पोस्ट ये गिरा हुआ है। और बहुत सी जगह पे जो ट्रैफिक का जो सिग्नल का जो बूथ है, ये खराब हो चुका है। और पूरी कलकत्ता पूरे टोटली डैमेज बता सकता है, और बहुत सारी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जब तूफान आने से पहले कोलकाता की पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने भी पूरी थाने में जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी पेड़ के नीचे कोई गाड़ी पार्क नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी ये दिखा जा रहा है कि बहुत सारी पेड़ के नीचे गाड़ी रखा था। और अभी जो पिक्चर आपको दिखाऊंगे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आयरन का जो शेड है, इसमें कांच था। और पूरे जो तूफान आया है, तूफान से लेके पूरे कांच को डैमेज कर दिया। ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक पार्किंग प्लेस है, ये भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बिल्कुल सुजय, मैं आगे आपके पास आऊंगी और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं एक बार फिर से वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, ये एक जो वीडियो है, ये दरअसल पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इस पे हाईवे पे आप ट्रकों को देख सकते हैं, इन ट्रकों का वजन बहुत होता है और ये ट्रक पूरी तरह से पलटे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तूफान की वजह से जो हवा चली होगी उसकी रफ्तार क्या रही होगी। उसमें इंसानों की तो छोड़िए, बहुत भारी भरकम मालवाहक ट्रक भी पूरी तरह से पलट गए। और दूसरी तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं, किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि किस तरह से कोलकाता में अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। क्योंकि ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं, आतिशबाजी नहीं हो रही है, ये दरअसल बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ है। और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि बिजली के जो खंभे हैं वही गिर गए हैं घरों पर, रास्ते में। और इस वजह से जो बिजली की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। यह हम आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा अपडेट उड़ीसा से भी लेंगे। सुबह लक्ष्मी हमारे साथ हैं। सुबह लक्ष्मी, ये बताइए, आपने कम्युनिकेशन लाइंस की तो बात की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जहां तक बात है, ओडिशा में किस तरह की स्थिति है इस वक्त?
देखिए ज़्यादातर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी ही प्रभावित हुआ है। 12 जिला में 19 लाख जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर है प्रभावित हुए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसे रिस्टोर करने के लिए अभी कल रात से ही मतलब काम शुरू हो गया है। जब तूफान का क्रॉस किया उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करने के बाद से ही जिस तरह से जो डैमेज हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए टेलीकॉम सर्विस सिर्फ 10% डैमेज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सर्विस प्रभावित हुआ है। अगर देखा जाए 396 किलोमीटर 11 kV लाइन जो है वो प्रभावित हुआ है। तो जितनी जल्दी हो सके उसे मतलब रिस्टोर करने के लिए अभी से काम शुरू हो गया है। इसीलिए जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के जो कलेक्टर है तो एसआरसी की तरफ से उन्हें ऑर्डर दिया गया है। जी ठीक है सुबह लक्ष्मी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, हावड़ा ब्रिज की तस्वीर। ये कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज है और इसकी तस्वीरें देखिए आप, क्या हालत हो गई हावड़ा ब्रिज की। क्योंकि जिस तरह से अम्फन तूफान आया और उसके बाद जिस तरह से तेज हवाएं चली, हर तरफ आप देख रहे हैं कि तबाही ही तबाही है। ये कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज है और इस हावड़ा ब्रिज पर अम्फन तूफान अपने तबाही के निशान छोड़कर गया है। गाड़ियां भी इधर उधर पड़ी हुई हैं, क्योंकि कल अम्फन तूफान के आने से पहले ही सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हावड़ा ब्रिज की हैं। हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें, और हावड़ा ब्रिज हो, लोगों के घर हों, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो, सब तरफ इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आशिका लगातार हमारे साथ हैं। आशिका, हावड़ा ब्रिज की हम तस्वीरें देख रहे हैं और बड़े बड़े ट्रक पलटे हुए हैं, हावड़ा ब्रिज पर भी बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें सभी जिलों से लगभग सामने आई हैं। इसके अलावा भी ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर जो टिन के छत हैं वो उड़ते नजर आए हैं, कच्चे मकान ढह गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, लैंप पोस्ट गिर गए हैं। बिजली की सेवा अभी तक पूरी तरह से रिस्टोर नहीं की जा सकी है। जिलों में तो कल से ही अंधेरा बना हुआ है। टेलीफोन की बात करें, जैसा कि पहले भी किया, तो भी कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो ये तूफान था, जो कि पहले कभी ऐसा तूफान नहीं देखा गया है, इसने जो कहर बरपाया है, इससे उबरने में अब भी समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ वेस्ट मिदनापुर से, पश्चिमी मेदिनीपुर से इरोन रॉय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इरोन, पश्चिमी मेदिनीपुर की क्या तस्वीर आपके सामने, अगर आप अपने कैमरे के माध्यम से हमें दिखा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हम लोग वेस्ट बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर, ईस्ट मिदनापुर में है हम। ईस्ट मिदनापुर में कल जो अम्फान आया था तूफान, वो तूफान की वजह से अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समंदर के पास है। यहाँ पे समंदर के पास हम देख सकते हैं अभी थोड़ा शांत है समंदर, मगर कल जब तूफान आया था तब तूफान के वजह से यहाँ पे हम लोग खड़ा हो नहीं सकते थे। यहाँ पे इतना बारिश हो रहा था, इतना हवा चल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे घर के ऊपर गाज गिर चुका है। यहाँ पे जो गाँव वाले हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि इन लोगों का घर टूट गया है। ये समंदर के नजदीकी गांव है। गांव का जो लोग थे उसको तो साइक्लोन सेंटर में हटा दिया गया था पहले, तो लाइफ सेव हो गया, मगर लोग जो है वो ऐसे बच्चा लेके बाहर में खड़े हैं। ये लोग, इन लोगों के साथ अगर बात करना चाहेंगे, दादा आप लोग यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ पे घर का क्या हालत है अभी? घर बहुत खराब है, घर टूट गए है। टूट गया है। हाँ। कल कैसा महसूस हुआ था? कल बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हवा बहुत हो रहा था, बारिश हो रहा था। डर है क्या? हाँ, डर तो जरूर है। एक तो कोरोना का डर है, उसके बाद ये तूफान का डर है। तो अभी क्या सिचुएशन है? घर आके क्या देखा आप लोग ने? घर आके देखा तो टूट गया है, इसलिए बोल रहा टूट गया है, कोई जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए इधर बैठा हूँ। बिल्कुल, आप आ जाइए ना। आप लोग कह रहे थे घर टूट गया है, क्या हुआ है? थोड़ा बाहर जाके बोलिए। घर टूट गया है और बहुत खराब हालत है यहाँ पे। आप लोग का लाइफ सेव है ना, मतलब बाल बच्चे सब? हाँ लाइफ सेव है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब खाना कहाँ से मिलेगा, क्या होगा? वो सरकार से कोई देना तो है, देगा तो बहुत खाना पड़ेगा। सही बात। अब
सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो उन लोगों का घर टूट चुका है। ये लोग सुबह से आके वहाँ घर में जो जरूरी सामान है वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग तो नजदीक स्कूल या होटल में रात गुजार चुके हैं, मगर आज से क्या होगा, खाना कहाँ से मिलेगा, ये सोचने का बात है। ओवरऑल ये रास्ते पे जो हम लोग अब आए थे, बंगाल और उड़ीसा का जो रास्ता है वो नेशनल स्टेट हाईवे है। स्टेट के ऊपर हाईवे पे एक जगह पे बहुत सारे गाछ गिरा है पूरा रास्ते पर। एनडीआरएफ ने वो काम करके रास्ता तो क्लियर कर दिया है, मगर गांव में सबसे बुरा हालात है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो गांव लोग जो गांव का उसका हाल तूफान की वजह से बिल्कुल खराब है। जी बिल्कुल। तो ईरोन हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि गांव में खास तौर पर हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने कुछ लोगों से भी बात की और लोगों ने कहा कि उनका जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हम जरा एक बार फिर से सुजय पाल का रुख करना चाहेंगे, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से हमारे साथ हैं। सुजय, कुछ तस्वीरें दिखाते हुए हमें ये बताइए कि घरों को, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर घरों को कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको वही तस्वीर दिखाऊंगा। मैं गिरा हुआ पेड़ के पास खड़ा हूँ। आप जो बोल रहे थे कि घर का क्या हुआ, इसमें पानी के बीच आप देख सकते हैं ये एक घर का, किसी का घर का एक शेड है जो ये साइक्लोन की वजह से यहाँ पर आके गिरा हुआ है। कहाँ से आ रहा है, किसका घर है, अभी तक नहीं जानकारी हुआ है। और भी बहुत सारे लोगों का जो जिनके घर से ये सामान चला है वो भी अभी तक यहाँ पर आके इसको हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको यहाँ के एक होर्डिंग का विजुअल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग था, लेकिन ये भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये आम्फान की वजह से ये बहुत बड़ा एक होर्डिंग था, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और भी आप देख सकते हैं, मैं आगे पहले मैं आपसे जब बात कर रहा था, मैं पार्क स्ट्रीट में था, मैं अभी शेक्सपियर कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ। जिधर भी मैं आगे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पेड़ गिरा हुआ है और किसी ना किसी का घर का सामान यहाँ पर आके गिरा हुआ है। आपके पास आगे आऊंगी, वाकई में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हम पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपको उड़ीसा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उड़ीसा में किस तरह की तबाही हुई है, कटक से ये रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान अम्फान तो उड़ीसा तट को छोड़ के आगे निकल गया, मगर यहाँ छोड़ गया है, बहुत दर्द छोड़ गया है, क्योंकि लोगों के घर यहाँ पे टूटे हुए हैं। हम अभी पारादीप में हैं। पारादीप में सिर्फ एक ही घर का ये हाल नहीं है, जो झुग्गी बस्ती सब हैं जो कि सागर किनारे थी, उनके सब हालात ऐसे हैं। ये बस्ती में आगे बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बिखरे पड़े हैं। किस किस घर का दीवार टूटा पड़ा है। और लोग अभी ये चक्रवाती तूफान जाने के बाद लोग जो सब आश्रय लिया था साइक्लोन शेल्टर में, सब अपने अपने घर को लौट रहे हैं और घर को फिर से बनाने की कोशिश इनकी जारी है। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल से घर बनाने के लिए सामान अभी इनको मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी था इनका सब इस साइक्लोन में चला गया। फिर भी किसी का जान नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे राहत की बात यह है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने ज़बरदस्त प्रयास किया था किसी की जान जैसे ना जाए। फिर भी अभी जो सोर्सेस हैं या फिर अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं, 6 लोगों की मौत की बात की जा रही है, मगर इस बात की अभी तक भी पुष्टि राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। और अब हम आपको पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तूफान की वजह से तेज हवाएं जो चली और जो तेज बारिश हुई, उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाते हैं। उधर आसनसोल में भी तूफान की वजह से काफी तेज हवा चली, बारिश हुई। हालांकि इस बीच लोग अपने काम की वजह से घर से बाहर निकलते भी दिखे, जबकि सड़कों पर गाड़ियां भी दौड़ती दिखाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन किस तरह से तेज हवाओं के चलते लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों पश्चिम बंगाल की हैं, एक दक्षिण 24 परगना की और दूसरी आसनसोल की। हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। आशिका, दक्षिण कोलकाता से आप हमारे साथ हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चाहे वो पार्क स्ट्रीट हो, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, इन सभी जगहों पर अच्छी खासी तबाही हुई है। नेहा, जो लैंडफॉल हुआ है इस तूफान का वो रहा है सुंदरबन में, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले में है। जाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिण 24 परगना को झेलना पड़ा है। उसके बाद
साथ ही साथ उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर वो जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। समुद्र की जो लहरें हैं वो भी ऊंची थी, हवाएं भी तेज थी, बारिश भी बहुत तेज हुई। नुकसान जाहिर है सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों को हुआ है। उसके बाद कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये वो जिले हैं जहां उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले आया था, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। हालांकि 12 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी फिलहाल क्या परिस्थिति है उस पर जो है नजर रात भर मुख्यमंत्री ने खुद रखा और आज भी मीटिंग करेंगी। टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जान और माल का कितना नुकसान हुआ है। ठीक है आशिका। इस बीच हम आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई तबाही पर चिंता जताई और अपने राज्य में हुई बर्बादी की जानकारी दी है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तबाही पर चिंता जताई है और कहा है कि आज मैंने जंग जैसे हालात महसूस किए। पश्चिम बंगाल में 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। नंदीग्राम, रामनगर और 2 जिले दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना बर्बाद हो गए। इस बीच बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया कि बीजेपी नेता अनुराग शर्मा को हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। नाराज भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां काम कर रहे डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मृतक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे। अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम करीब 8:15 से 8:30 के बीच में, तो उन पे हमला हुआ और उन 2 गोली मारी गई। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार जिस तरह की भी तकलीफ हुई उसके मुकदमा लेके कार्रवाई कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर बीजेपी के इस नेता पर किसने गोली चलाई? देखिए, जो अभी तक जांच हुई थी नेहा, उसमें पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कई सारे एंगल तलाश रही, क्या सियासी लड़ाई है या फिर कोई उनकी व्यक्तिगत किसी से रंजिश थी, लेकिन अभी किसी तह पर पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि उनकी हत्या के बाद आक्रोश जरूर उस इलाके में फैल गया। साथ ही अस्पताल में जो समर्थक थे उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। जो आईजी हैं रमेश शर्मा, उनके साथ साथ कई सारे जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। टीमें गठित की गई हैं एसएसपी रामपुर की तरफ से, लेकिन अभी किसी भी आरोपी की जो हत्या में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी अजीत, इसके अलावा ये भी बताइए कि जिस अस्पताल में इस तरह से तोड़फोड़ की गई, वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं? देखिए, बिल्कुल जिला अस्पताल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां पर उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया था। वहां विवाद हुआ था और काफी जमकर तोड़फोड़ थी। अब वहां पुलिस फोर्स तैनात है, चूंकि वहां से 100 को अब सीएम पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया। लिहाजा भीड़ जो है पोस्टमार्टम हाउस पर जो उनके समर्थक थे वहां चले गए। फिलहाल इस वक्त भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात है मौके की नजाकत को देखते हुए, और लगातार जो दबिश है पुलिस की वो चल रही है। पुलिस इस बात का भरोसा दिला रही है कि हम जल्दी हत्या आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में खुदाई के दौरान कई मूर्तियां मिलने का दावा किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुदाई के दौरान कई मूर्तियां मिलने का दावा किया गया है। इसी पर हमारे साथ अजीत मौजूद है। अजीत, क्या और जानकारी मिल रही है इन मूर्तियों के बारे में? देखिए, बिल्कुल इसकी खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान कई सारी मूर्तियां मिली है, जिसमें साफ तौर पे जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें 7 जो है ब्लैक स्टोन मिले हैं, 8 रेड स्टोन के स्तंभ मिले हैं। इसके साथ ही पुष्प कलश है, आम जो है 2 देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं वो वहां पर मिली है देवी देवताओं की, और काफी संख्या में जो ये सामान है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, जिसको लेकर उन्होंने बाकायदा जो आऊंगी। लेकिन जैसा आपने बताया, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है चंपक राय, उनका क्या कहना है इसको लेकर के सुनते हैं। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए
काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। तो अजीत, खुदाई में ना सिर्फ मूर्तियां मिली हैं बल्कि अब जो चंपक रहे हैं वो ये भी बता रहे थे कि एक शिवलिंग भी मिला है। हाँ बिल्कुल, एक शिवलिंग मिला है जिसको कहा जा रहा है लगभग 5 फीट आकार की जो नक्काशी शिवलिंग इसमें मिला है, जिसकी आकृति जो प्राप्त हुई काफी देखने में काफी खूबसूरत है। भी बताया जा रहा है कि उसके साथ ही कई सारे ब्लैक स्टोन मिले हैं, कलश मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। हालांकि खुदाई के दौरान वो टूट गई थी, लेकिन जो 5 फीट के लगभग जो नक्काशी शिवलिंग मिला है वो जरूर सुरक्षित है, उसको निकाल कर रखा गया है। हालांकि अंदर की चूंकि कोई फोटो वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, तो जो तीर्थ के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उनकी तरफ से जो बातें बताई गई हैं, जो उनकी तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि खुदाई के दौरान ये चीजें मिली हैं। तो जो राम मंदिर की जो बात पहले से कही जा रही थी, यहाँ की नीचे जो है उसके हिंदू धर्म के अवशेष हैं, कई सारी चीजें पहले भी खुदाई में मिली थी। 12 भगवान की चाहे मूर्तियां हो, जो बहुत सारे तलवार गदा मिली थी, लेकिन अब खुदाई से साफ हो गया है कि जो पुरातत्व विभाग ने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो सच साबित हो रहा है और नीचे से हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हो रही हैं। जी, शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुए एक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 8 घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब मजदूरों की बस एक डंपर से टकरा गई। बताया गया कि हादसे का शिकार होने वाले मरीज पुणे से झारखंड अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। हादसे में घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुणे से झारखंड जा रहे थे बस में सवारी मजदूर। हादसे में 8 मजदूर घायल हुए, 3 मजदूरों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की ये तस्वीर, ये घटना, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक रही होगी। 3 मजदूरों की मौत हुई है और इस सड़क हादसे में 8 मजदूर घायल हैं। मुंबई के कांदीवली इलाके में ट्रेन से गांव लौटने की उम्मीद में पहुंचे मजदूर उस समय मायूस नजर आए जब उन्हें वहां से उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी गई। मुंबई के कांदीवली के इलाके में इस मैदान में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको वो प्रवासी मजदूर दिखाई पड़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जाने के लिए रवाना हुए हैं और यहाँ पर आकर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर दिए जाने के बाद ही उनका जो है जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे, उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जाके उन्हें ट्रेनों में रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज 3 ट्रेनें रवाना होनी थी, लेकिन उन 3 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल होने के बाद लोगों में अफरा तफरी साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। हर कोई अपने टोकन का इंतजार कर रहा है और साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे चारों तरफ बनी हुई है। पुलिस देखें साफ तौर पे लोगों को पीछे कर रही है और निर्देश दे रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए इस तरह से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बार बार पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि खाने के लिए उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही, तकलीफें ज़्यादा हैं और ऐसे में चारों तरफ केवल लोगों का हुजूम इकट्ठा है, इंतज़ार है अपने टोकन के आने का। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,609 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 132 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 3,435 तक पहुंच चुका है। कोरोना के 45,300 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है।
यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 39,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है। 12,537 मरीज यहाँ हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,500 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त इस महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब है। पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के मरीज 15,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की संख्या 3,08,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,91,000 के पार है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,49,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है। कोरोना मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार है। दिल्ली के लाजपत नगर में प्रवासी मजदूरों की 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग गई है। आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए ट्रेन रवाना होगी और इसी के लिए लाजपत नगर के एक स्कूल में दिल्ली सरकार ने स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है। यहाँ 4 स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। शाम 5 बजे 1400 मजदूरों को लेकर ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। बीती रात से ही मजदूर लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं। इनको मैनेज करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बिहार जाने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी लाइन है और ये लोग कल रात से ही इस लाइन में लगना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाजपत नगर में और प्रवासी मजदूरों की यहाँ पर लाइन लगी है क्योंकि ये प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव जाना चाहते हैं, यूपी बिहार जाना चाहते हैं और इस वजह से जो है दिल्ली सरकार जो है इनको अपने बसों में ट्रेनों के जरिए भेज रही है। पहले इनका मेडिकल कराया जा रहा है, लाजपत नगर में यहाँ मेडिकल कराया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो कतारें लगी है ना, ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है प्रवासी मजदूरों का। एक बार मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अब देखिए ये जो रास्ता घूमा हुआ है, अंदर लाजपत नगर मार्केट में एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मेडिकल चेकअप हो रहा है इन मजदूरों का। और एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। सीधे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहेगा सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। इतने पास खड़े हैं आप लोग, तो क्या अपने मास्क ऊपर क्यों नहीं पहना हुआ? अभी पहन रहे हैं। अरे कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर लीजिए, आप लोग दूरी तो बना लीजिए। क्या कहें सर, क्यों नहीं कर रहे हैं? सब पीछे से आ रहा तो क्या करें? पीछे से आ रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछे से जब धक्का लगाता है तो फिर आगे तो बढ़ना पड़ता है, इसीलिए। कब से यहाँ सड़क पे खड़े हैं लाइन में? इसमें यहाँ पे लगभग 3 बजे से खड़े हैं। सुबह 3 बजे से 3 बजे इतनी बड़ी लाइन थी, 3 किलोमीटर से ज़्यादा। 3 बजे इससे थोड़ा कम था, लेकिन यह इस पैर के पास तक था। किस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है? आज हमारे इस पर्टिकुलर सेंटर से देश वन ट्रेन फॉर पटना, उसके लिए हमने करीबन 1400 लोगों की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे बंदोबस्त किया है। उसके लिए 4 स्क्रीनिंग सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं और करीबन 55 to 60 बसेस का अरेंजमेंट हमने किया है ताकि इनको यहाँ से हम आनंद विहार ले जा सकें। यहाँ से आनंद विहार बसों के जरिए ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से बिहार इनको बाई ट्रेन लेकर जाया जाएगा। जी जी जी, वहाँ पे हमारे एक नोडल ऑफिसर मौजूद रहते हैं जो वहाँ इनका मूवमेंट फैसिलिटेट कराते हैं। और जो ट्रेन का टाइम है 5 बजे, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि वो ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पे चल सके। तो स्क्रीनिंग जो हो रही है, जिनका पॉजिटिव आएगा उनको तुरंत रोक के अस्पताल लेकर जाएंगे? हाँ, जिनका जो डॉक्टर्स का जैसे रिकमेंडेशन होता है, अगर वो फिट फॉर ट्रैवल है तो उनको ट्रैवलिंग के लिए जाता है। वो फिट फॉर ट्रैवल नहीं है तो हमारी एक दूसरी डॉक्टर की टीम्स रहती है जो उनको फर्दर एडवाइस करती है कि करना क्या है। रेलवे ने 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इन ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। ट्रेनों में पहले से आरक्षण कराने की समय सीमा 30 दिन होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व्ड होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। स्टेशन परिसर में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी।
इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। तो इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व्ड होंगी। 1 जून से रोजाना 200 ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता चंदन जजवाड़े जुड़ गए हैं। चंदन, आम लोगों के लिए 1 जून से बड़ी राहत भरी खबर। बिल्कुल, देखिए ये जो 1 जून से ट्रेनें चलेंगी, 200 ट्रेनें होंगी, 100 जोड़ी ट्रेनें अप डाउन में चलेंगी। आम लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें स्लीपर क्लास के कोच भी होंगे, एसी के कोच भी होंगे और चेयर कार जैसी ट्रेनें भी है। यानी कि हर क्लास के आदमी कम किराए से लेकर के अफोर्डेबल किराए तक देकर के लोग अपने अपने घरों पर जा सकते हैं। लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए, क्योंकि जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उनमें काफी ज्यादा भीड़ थी, डिमांड ज्यादा थी, लोगों को टिकट मिल नहीं रहा था। इसलिए रेल मंत्रालय ने ये पहल की है और 1 जून से टिकटें जो है मिलनी शुरू हो गई हैं। आज से 1 जून से जो ट्रेनें चलेंगी।